तो सर आपका सबका स्वागत है इस सेशन में करियर एडवाइजरी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। हम इसमें आज का विषय हमारा है कि हम 4 तरह के करियर ऑप्शंस देखेंगे। CA, CS, CMA, ACCA, इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको शेयर करूंगा, आपके प्रश्न आंसर भी ले लेंगे। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा अदर कोर्सेज़ के बारे में भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो हम इसके अंदर, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी ड्रिवन कोर्स होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हमारी पर्सनैलिटी जैसी है वैसा कोर्स चुनें। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हर जगह, इवन मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी, अब सिविल इंजीनियरिंग भी होती है और कंप्यूटर साइंस भी होती है इंजीनियर के पास। अब सिविल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस कितनी अलग अलग फील्ड है, पर दोनों इंजीनियरिंग की वर्टिकल्स हैं। मैकेनिकल भी होती है, तो इसका मतलब विद इन इंजीनियरिंग मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ अलग अलग तरह से काम कर सकती हैं। ऐसी कॉमर्स में भी अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उसके हिसाब से उनको करना चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा कोर्स वो होता है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है और आपकी ज़रूरतों के साथ भी मैच करता है। तीसरा, पर्सनैलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें यही आता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है इंडिविजुअल। आपकी जब मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ तो फैमिली स्ट्रेंथ भी होती है। मान लो जैसे बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जिनके बिजनेसेस हैं बड़े, वो अपने बच्चों को ज़्यादातर MBA कराना पसंद करते हैं। वो कहते हैं बिजनेस तो सब चल ही रहा है, तुम्हारे को जॉब तो करनी नहीं है, तो तुम स्किल सीख लो, लीडरशिप स्किल्स तुम ये सीख लो, मोटा मोटा बिजनेस रन कैसे करोगे। तो उसका लिए कोर्स ही चेंज हो गया उसका। तो अलग अलग व्यक्ति, उसकी फैमिली, उसकी सर्कमस्टांसेस, उसकी अपनी स्ट्रेंथ और उसकी क्या आशाएं और अपेक्षाएं हैं, उसके हिसाब से कोर्स सिलेक्शन करना चाहिए, जिसको हम पर्सनैलिटी बेस्ड करियर बोलते हैं। और 4 कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, बाकी मोटा मोटा भी कुछ हम लोग देखेंगे कॉमर्स के लिए क्या क्या अवेलेबल है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे एकेडमिक बेस्ड कोर्सेज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं BCom करना, MCom करना, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे। और या तो किसी को रिसर्च में जाना है, या किसी को टीचिंग में जाना है, या किसी को डेटा मैनेजमेंट में जाना है, तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज किए जाते हैं। इवन स्पेशलाइजेशन भी है, BCom ऑनर्स है, BCom इकोनॉमिक ऑनर्स है, BCom मैथ्स है, ठीक है, इवन साइकोलॉजी में भी लोग जाते हैं। तो ये सारा भी इसके अंदर कवर होता है। एकेडमिक जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादातर कोर्सेज एकेडमिक कोर्सेज हम उनको बोलते हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो बहुत सारे लोग, अगर टीचर्स नहीं होंगे तो धरती पे पढ़ाएगा कौन। तो कईयों को पढ़ाना ही बहुत पसंद है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ टीचर्स को जो 16-16 घंटे पढ़ा सकते हैं खुशी से, मतलब उनका जीवन ही पढ़ाना, मतलब दे एंजॉय। तो वो बनने के लिए, टीचर बनने के लिए आपको पढ़ाना ज़्यादा पड़ेगा, तो एकेडमिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उसके रूल्स, प्रिंसिपल, सिद्धांत सीखने पड़ेंगे। आइए प्लीज़, वेलकम, मॉर्निंग। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये कोर्सेज एकेडमिक कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कई कोर्सेज ऐसे भी हैं हमारे कॉमर्स में जो ग्रेजुएशन के बाद ही ओपन अप होते हैं। जैसे अगर किसी को UPSC में जाना है तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही जाएगा। किसी को अगर CFA जैसा कोर्स करना है फाइनेंस का, वो ग्रेजुएशन के बाद ही ओपन होगा। किसी को अगर किसी अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है तो ग्रेजुएशन के बाद होगा। बैंकिंग के कई एग्जाम्स होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स वगैरह के, वो ग्रेजुएशन के बाद ही होते हैं। तो इसलिए ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे एकेडमिक कोर्सेज के अंदर कवर होते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बहुत सारे जो कंपटीशन बेस्ड हैं, ठीक है। तो कई लोगों को, बच्चों को पसंद होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना, उनको उनकी ड्राइव होती है। किसी को गवर्नमेंट एग्जाम्स में देना है, SSC, बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज में कई लोग जाना पसंद करते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि मेरे को किसी ना किसी डिफेंस सर्विस में जाना है, तो उसके अलग से एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। कॉमर्स के बच्चे पुलिस का एग्ज़ाम भी देते हैं, मिलिट्री के भी एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे सब देते हैं, ठीक है। UPSC भी देते हैं और बाकी स्टेट बोर्ड्स भी देते हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पसंद करने वाला भी एक क्राउड है जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही देने हैं और उसके थ्रू आगे करियर बनाना है।
नॉर्मली एकेडमिक कोर्सेज और कॉम्पिटिटिव कोर्सेज इंटरकनेक्टेड हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है वो एकेडमिक कोर्स परस्यू करता है, ऐसे ही जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं वो भी एकेडमिक कोर्सेज के साथ ही करते हैं। तो एकेडमिक तो फाउंडेशन है, मतलब पढ़ाई करते रहो, या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ या प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओ, ठीक है। तीसरा कैटेगरी है इसके अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं कॉमर्स बच्चों के लिए। सीए कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, एसीसी एक कोर्स है, ग्लोबल डिग्री है, सीएफए है, जैसे मैंने बोला ग्रेजुएशन के बाद होता है फाइनेंस के डोमेन में, सीपीए है, यूएस बेस्ड कोर्स है, एमबीए हम लोग जानते हैं बीबीएमबीए वाला रूट लेते हैं, ठीक है। उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हैं, प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडीज़ भी हैं। एलएलबी लोग करते हैं कॉमर्स के बहुत सारे बच्चे, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी करते हैं, एमबीए का भी और लॉ का भी, तो वो भी एक कोर्स है, वो भी प्रोफेशनल डिग्री में आता है। और कई सारे बच्चे एक्चुरियल साइंस जैसा कोर्स भी करते हैं, जो जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा शानदार होता है और वो लोग सोचते हैं एक्चुरियल साइंस करेंगे, तो वो भी एक कोर्स है, वो भी कॉमर्स के डोमेन में आता है। तो मुख्य रूप से ये 7-8 तरह के कोर्सेज हैं। इनके 4 कोर्सेज का तो हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं कॉमर्स में। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, बट वो स्किल ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं और अर्ली करियर बनाना हो किसी को। जैसे प्रोफेशनल कोर्स में 4-5 साल 6 साल ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हम देखते हैं कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई को पसंद नहीं करते हैं, मतलब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मान लो, ऐसे भी तो हैं और बहुत सारे हैं, मतलब 50-60% तो ऐसे ही हैं जिनको पढ़ाई बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनके लिए शॉर्ट टर्म बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं कॉमर्स डोमेन में। अकाउंटिंग का कोर्स है, बिजनेस कोर्सेज हैं, फाइनेंस के कोर्सेज हैं, ठीक है, इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट्स में, आईटी में, ऐसे कई सारे 3 से लेके 6 महीने साल भर तक के कोर्सेज हैं, जिससे आप 12th के बाद 1 साल के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। कईयों की फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होती हैं कि उनको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके जॉब करनी पड़ती है। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज से भी अब जैसे जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, बहुत सारे लोग रिटर्न्स भरते हैं, तो वो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी एकेडमिक के साथ, प्रोफेशनल के साथ और कॉम्पिटिटिव के साथ चल सकते हैं। अर्ली करियर इनसे बन जाता है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कॉमर्स में ऐसे बच्चे होते हैं जो कम पढ़ने वाले ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, ऐसे नॉन मेडिकल में भी होंगे और ह्यूमैनिटीज़ में भी होंगे, तो वो सब शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स करके अपना करियर बना सकते हैं। एंड लास्ट में मोस्ट फेवरेट, जो कोई भी कर सकता है, जिसको ज़्यादा पढ़ने में मानो वो भी, और जिसको ना भी पढ़ने में मानो वो भी अपना बिजनेस कर सकता है। किसी बिजनेस के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिजनेस करने के लिए कोई स्किल की भी ज़रूरत नहीं है, बिजनेस करने के लिए माइंडसेट चाहिए बस। मतलब आप बिजनेस करना चाहते हो, आपको बिजनेस पसंद है, तो वो भी एक डोमेन है काम करने का। और अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली तो ज़्यादातर जो बड़े सफल बिजनेसमैन हैं उनका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं रहा, तो पढ़ाई का बिजनेस से वैसे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। वो एकेडमिक पढ़ाई, मतलब किताबों वाली पढ़ाई से संबंध नहीं है, व्यवहारिक पढ़ाई चाहिए, प्रैक्टिकल पढ़ाई। तो अगर हम पास्ट में भी जाके देखें तो वो सारे के सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े किए। तो इसलिए बिजनेस एक करना एक अलग ही तरह का ही माइंडसेट है। माइंडसेट में क्यों बोलूँगा, स्किल नहीं है, माइंडसेट है। माइंडसेट मतलब बिजनेसमैन को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है सबको देने के बाद, और बचने में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट कहाँ होता है लोगों का? भाई जिसको जॉब पसंद है वो तो कहेगा भाई मेरे को 1 महीने के आखिर में पैसे चाहिए, तभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हम लोग, तो वो माइंडसेट है। तो वो कुछ लोग ऐसे माइंडसेट के होते हैं, तभी बाकी सारे लोगों की पढ़ाई काम आती है। अगर ऐसे माइंडसेट वाले लोग ना हो तो बाकी लोग जॉब कहाँ करेंगे अच्छा, ऐसे लोग भी ज्यादा नहीं पैदा करते हैं धरती पे, नेचर थोड़े से पैदा करती है। क्योंकि एक बिजनेसमैन को 100 एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, 200 चाहिए होते हैं, 500 चाहिए होते हैं, 1000 चाहिए होते हैं, है ना। तो अगर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर पैदा कर दिए तो काम कौन करेगा तो इसका मतलब बैलेंस है धरती पे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नेचुरली ऐसा होता है कि मैं मतलब बिजनेस ही करूंगा, तो उसको कहते हैं भाई ऐसा है, बिजनेस करेगा ना तो हल्का फुल्का ही पढ़ाई कर ले, ज़्यादा हैवी पढ़ाई ना कर, अपना बिजनेस ही करना। तो ऐसा होता है। तो ये भी एक प्रोफेशन है। कॉमर्स के बच्चों को जल्दी है समझ में आता है बिजनेस,
क्योंकि आपको फाइनेंस समझ में आता है, मनी समझ में आती है। बिजनेस तो अकाउंटिंग के बिना होता ही नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आए, टेक्नोलॉजी, आप कुछ चीज़ें हायर कर सकते हो, कई सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आनी चाहिए। तो बिजनेस में तो मनी रोटेट होती है, तो मनी समझने के लिए कॉमर्स से अच्छी स्ट्रीम कोई है नहीं, ठीक है। तो ये मुख्य तौर पे 5 सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कॉमर्स के बच्चे कहीं ना कहीं फिट जरूर होते हैं, कॉम्बिनेशन में भी, आइसोलेशन में भी। अब हम सबसे पहले CS कोर्स की शुरुआत करते हैं। CA को सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी को पहले पकड़ते हैं। ओके, पहली बात तो मैं मोटे तौर पे बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, CA का कोर्स और CMA का कोर्स, ACCA का कोर्स, और जितने भी ये प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं सारी की सारी, ये सब सिंगल बॉडीज़ हैं, सिंगल बॉडी एग्ज़ाम है। एक ही बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। स्कूल्स होते हैं वो अलग अलग बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, मल्टीपल बोर्ड से। यूनिवर्सिटीज़ भी अलग अलग ब्रांड होते हैं, उसमें नाम होते हैं, बट इन प्रोफेशनल कोर्सेज में सिंगल बॉडी होती है। तो ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी की एक बॉडी है और जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और जब वो आप मेंबर बन जाते हो तो आप कंपनी सेक्रेटरी कहलाते हो। इंडियन डिग्री है ये। इस डिग्री की खास बात क्या है कि इसमें ना बहुत सारे लॉ ड्रिवन जितने भी लॉज हैं, मल्टीपल लॉज, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारे लॉज इसके अंदर, लॉ मैनेजमेंट यहाँ से होता है, ठीक है। और कौन से लॉ? कंपनियों से रिलेटेड लॉज, बिजनेस से जुड़े हुए लॉज। अच्छा, ऐसे लॉज भी हैं जैसे क्रिमिनल लॉज भी होते हैं, ठीक है, जिसके लिए लॉयर बनता है, LLB की जाती है, ठीक है। तो वो इंडियन पिनल कोड है, वो उसके थ्रू चलता है, वो अलग लॉज हैं। पर जो गवर्नमेंट, जो कंपनियों के थ्रू या बिजनेस के जो लॉज होते हैं, वो सारे कंपनी सेक्रेटरी देखता है। तो जिसका थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसको बहुत ज़्यादा थ्योरी पसंद है, लॉजिकल, मतलब उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। जैसे लॉयर की क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर लॉ का जिसको इंटरेस्ट है, उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत शानदार होनी चाहिए। लॉ वाले का पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लॉयर का काम क्या है? वो अपनी राइटिंग से तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए उसको समझ आना चाहिए। लॉ में क्या होता है? कनेक्शन, इंटरकनेक्शन बहुत होते हैं, प्रोविजोज, एक्सेप्शंस, जजमेंट्स। तो ऐसा करके उसको मतलब काइंड ऑफ रिसर्च का व्यक्ति होना चाहिए, और इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब स्किल सेट है जो उसके अंदर होना चाहिए, तो उसे लॉ करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, चाहे CS हो चाहे LLB हो। तो ICSI जो है, अब तक इसके अंदर इंडिया में 75,000 मेंबर्स हैं इसके, और 3 लाख के आसपास टोटल स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा मैं स्टैट शेयर कर रहा हूँ। तो कॉर्पोरेट लॉज, गवर्नेंस, कंप्लायंस एंड एथिक्स। कंप्लायंस का मतलब क्या हुआ कि जो नियम बनाए गए हैं सरकार ने अलग अलग तरह के, कितने लोग रखने हैं कंपनी में, कब रिटर्न्स फाइल होनी है ना, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा, लीगल एंटिटी कैसे होगी, तो वो सब, ये सब कंपनी सेक्रेटरी देखता है, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है? 3 लेवल का एग्जाम है। अच्छा, CA, CS, CMA और ACCA, चारों के 3 ही लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मोरलेस। सब्जेक्ट्स भी मोरलेस एक जैसे हैं, बस इसमें लॉ के सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, लॉ ज़्यादा है। तो एंट्रेंस है, एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है। जो इसका एंट्रेंस एग्जाम्स है वो 3 बार होते हैं साल में, और जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल है वो 2 बार होता है, ठीक है। मोटा मोटा शेयर कर रहा हूँ, कहीं पे रुकना हो तो मेरे को रोक देना आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने बताया, लॉ इंटरप्रिटेशन स्किल्स होती हैं, वो आनी चाहिए आपको। गुड कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग स्किल्स आनी चाहिए, और कंप्लायंस और डिटेल पे आपको अच्छा होना चाहिए, तो फिर लॉ करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और बता देता हूँ, CA, CS, CMA में तीनों में मिनिमम 40% हर सब्जेक्ट में, और एवरेज 50% अक्रॉस सेट है। तो वो ये चाहते हैं कि सब में थोड़ा थोड़ा, मतलब एक लेवल का बैलेंस क्रिएट हो। ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट अच्छा है, कमज़ोर है। तो CA में भी ऐसा ही है, CS में भी ऐसा ही है, CMA में भी ऐसा ही है। तो हर पेपर में 40% और एवरेज 50%। मैंने सब्जेक्ट्स भी लिख दिए हैं, जैसे किसी का CS में मन होगा तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर लॉज ही लॉज हैं, अलग अलग तरह के। अकाउंटिंग है एक पेपर, 3 तो लॉज ही दिखेंगे आपको, ठीक है। 2 ये इसका जो एग्ज़ाम है
अर्लीस्ट एग्ज़ाम जो आपका वैसे तो टेक्निकली जून पड़ सकता है 12th के बच्चों के लिए, पर देना नहीं चाहिए क्योंकि समय कम होता है, प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो अक्टूबर बेस्ट टाइम है देने के लिए, जिससे सफिशिएंट टाइम मिल जाए। पर टेक्निकली पॉसिबल है जून में देना, जैसे टेक्निकली मई में देना पॉसिबल है सीए का 12th के बाद, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सितंबर में देगा तो अच्छा रहेगा। सीएस एग्जीक्यूटिव में चार पेपर हैं ग्रुप 1 में और 3 पेपर हैं ग्रुप 2 में, तो 4 में से 3 पेपर लॉज के हैं और 1 पेपर अकाउंटिंग का है, ठीक है ना, मेजॉरिटी फोकस वही है। इसी तरह से ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं टोटल, उनमें से 2 पेपर लॉ से रिलेटेड है, मल्टीपल लॉस, और 1 पेपर टैक्स से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा टैक्स, थोड़ा सा अकाउंटिंग, थोड़ा सा एफएम कराया जाता है, पर मेजरली मल्टीपल लॉस कराए जाते हैं। इसके 2 बार एग्जाम होते हैं साल में, ठीक है। और प्रोफेशनल्स में भी ऐसे ही है, 4 और 3 पेपर का कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम पेपर जो हैं इसके अंदर सब थ्योरी पेपर्स हैं फाइनल के अंदर, और इसका भी साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो 3 लेवल का एग्जाम है, 50% का एग्रीगेट लेना है, और मोटा मोटा मान के चलो 3 से 4 साल के बीच में कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया जा सकता है। कंपनी सेक्रेटरीज काफ़ी क्लोजली चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ भी काम करते हैं, और कंपनी सेक्रेटरीज इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, जॉब भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, पर जॉब में ज़्यादा पाए जाते हैं। सीएस जो कोर्सेज, मतलब कौन कौन सा करियर बनता है कंपनी सेक्रेटरी का, वो कॉर्पोरेट में जॉब कर सकता है, लीगल एडवाइज़र बन सकता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर बन सकता है, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट तो सारे ही बन सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का मतलब जो चीज़ आपको आता है उसके आप कंसल्टेंट तो ही बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो गवर्नेंस से रिस्क ऑफिसर, ऐसे कई सारे प्रोफेशन है जहाँ पे वो कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है। तो ये सीएस के बारे में था। कोई क्वेश्चन है किसी को सीएस के बारे में? यहाँ तक आगे बढ़ें, एक बार सीएमए के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये भी एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, और हाँ सीएस, हाँ बोलो ना। हाँ ओके, अब हम आईसीएमआई की बात करते हैं। तो ऐसे ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में रजिस्टर्ड हुई है, और ये ज़्यादातर कॉस्टिंग का काम देखती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिट, इस तरह की चीज़ें थी। तो जैसे मान लो जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहाँ जो कॉस्ट निकाली जाती है प्रोडक्ट की, वो कॉस्ट के डोमेन में आती है। इसके 1 लाख मेंबर्स हैं, 7 लाख स्टूडेंट्स हैं अब तक, जब से ये फॉर्म हुई है। कॉस्टिंग का, मैनेजमेंट कंसल्टिंग का, डेटा एनालिटिक्स का, इस तरह का इसका प्रोफाइल है। सीएम में कंपैरेटिवली बच्चे कम करते हैं। काफ़ी सारे लोग जिनको पीएसयूज में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, वो सीएम में करते हैं ज़्यादातर, अदरवाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक इसका सिलेबस सीए से मिलता जुलता है। मतलब अगर कोई सीएम में करने की सोचता है तो हम सोचते हैं सीए ही कर ले, क्योंकि ज़्यादा स्कोप उसके लिए ओपन अप हो जाता है। पढ़ाई के हिसाब से अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें, सीएस में का तो मैंने बता दिया लॉटरी बन जाता है, पर सीए का और सीएमए का काफ़ी हद तक ठीक, एक मोरलेस एक जैसा है। तो उतनी मेहनत वहाँ करनी है, तो उतनी मेहनत सीए में करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम तीनों लेवल का एग्ज़ाम है, 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं तीनों लेवल के, ठीक है। और सेम क्राइटेरिया है, 40% मिनिमम ईच पेपर और 50% एवरेज। सीएमए के एंट्रेंस में ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स इसके अंदर भी है, सीए फाउंडेशन में मैथ्स है, लॉज भी हैं। कॉस्टिंग पे थोड़ा फोकस इसका ज़्यादा रहता है, तो इसलिए कॉस्टिंग भी डाल दिया। इकोनॉमिक्स सब जगह है, इकोनॉमिक्स यहाँ भी है, वहाँ भी है, सीएस में भी है, क्योंकि हम सब इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स हर जगह है फाउंडेशन में। ऐसे 4 महीने का गैप रहता है रजिस्ट्रेशन का और एग्ज़ाम का, सब जगह करीब करीब ऐसा ही है। सीए में भी ऐसा ही है, सीएमए में भी ऐसा ही है, सीए में भी ऐसा ही है।
वेरी गुड, अच्छी बात है, ज़्यादा स्कोर करोगे। एमसीक्यू बेस है सीए में, इकोनॉमिक्स। इसी तरह से इसमें 400 नंबर के पेपर हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं। ये इंटर का सिलेबस हो गया। फाइनल में भी इसी तरह से ही ग्रुप्स हैं, 4 पेपर्स हैं। तो बल्कि इसमें ज़्यादा हैवी लोड लगता है मेरे को सीए में। सीए में तो 3 पेपर हैं, इसमें 4 पेपर हैं। मेहनत उतनी, पढ़ाई उतनी, तो सीए क्यों ना किया जाए। पर क्या है, एक डर बैठा हुआ है कि सीए ज़्यादा खतरनाक है। तो हम आएंगे सीए पे तो हम बात करेंगे, इतनी खतरनाक नहीं है सीए, उसके एडवांटेज ज़्यादा हैं। क्योंकि जिसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो और पढ़ाई और मेहनत बराबर है, सब्जेक्ट्स बल्कि कम ही है इससे। तो नॉलेज उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हैं, बुक्स ज़्यादा अच्छी हैं सीए के अंदर। तो पर दिखाने के लिए कई लोगों का फिर भी मन होता है कि नहीं, हमारे को गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि सीएम में ज़्यादा जाते हैं तो वो लोग उस एंगल से करते हैं। ये सारे करियर ऑप्शंस हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है, एनालिसिस बन सकता है, इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, बजटिंग वगैरह का काम काफ़ी करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे सीएमएस जाते हैं। एसीसीए के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एसीसीए यूके बेस एक प्रोग्राम है और अकाउंटिंग की डिग्री है। जैसे इंडिया में सीए है, वैसे यूएस में, यूके में एसीसीए की डिग्री है। इसकी बॉडी का नाम है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। और ग्लोबल डिग्री होने की वजह से ये करीब करीब 180 देशों में एलिजिबल है, आप काम कर सकते हो जाके। अब जाओगे तो नहीं, पर मतलब उन्होंने इस तरह से, ग्लोबल डिग्री का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी ये डिसाइड करती है कि मेरा बंदे को दूसरे सरकार के साथ एमओयू कर लेते हैं लोग कि हमारा ये बंदा आपके यहाँ काम कर सकता है, तो इस वजह से वो ग्लोबल डिग्री बन जाती है। इसके 2.5 लाख मेंबर हैं टोटल और 5.5 लाख इसके स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड। अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन, कंसल्टिंग, जो सीए के डोमेन है वही एसीसी के डोमेन है। सब्जेक्ट्स भी वैसे ही हैं, पैटर्न अलग है एग्जाम का। एसीसीए कोर्स जो है ग्रुप्स में डिवाइडेड नहीं है, पेपर्स में डिवाइडेड है। मतलब ग्रुप्स में भी है 3 लेवल, पर टोटल पेपर ड्रिवन है। मतलब सिंगल पेपर दे के कर सकते हो इसको, एसीसीए को। एक पेपर दो, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा दो। 1 साल में 4 बार एग्जाम होता है इसका, ठीक है। और सिंगल पेपर करके दे सकते हो। अगेन सेम क्राइटेरिया, 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। पहला जो लेवल है इसका, उसे नॉलेज लेवल बोलते हैं, जिसके अंदर 3 पेपर कवर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। कभी भी जाके ऑन डिमांड, मतलब जब चाहो सेंटर पे जाओ और बुक करा दो। इंडिया में ही, दिल्ली में इसका सेंटर है आज की डेट में, वहीं जाकर आप एग्जाम दे सकते हो, एक पेपर करके कर सकते हो। इसके तीनों पेपर 11वीं 12वीं के साथ साथ भी कर सकते हो। उनका करिकुलम है, इनकी बुक्स आती हैं, उसमें कंटेंट है, उसके हिसाब से उन्होंने बेसिक टेक्नोलॉजी और बेसिक बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज हैं इसके अंदर जो दी हुई हैं, उस कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, टैक्सेशन, वो सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। जो सेकंड लेवल है उसमें 6 पेपर हैं, सब जगह 100 नंबर के होते हैं, 50% पासिंग चाहिए। ये पेपर्स में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स रहता है। अगेन ये सेंटर पे जाने होते हैं, ऑनलाइन ही आपको कंप्यूटर पे लिखना होता है, पेन पेपर पे लिखना नहीं होता, तो कंप्यूटर पे ऑनलाइन सबमिशन होता है इसका। और लास्ट जो लेवल है इसके फिर 4 पेपर हैं, तो 3, 6, 4, 13 पेपर टोटल हैं। पेपर बाय पेपर करते हैं। लोग क्यों करते हैं इसको? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को आसान लगता है कईयों को, और किसी को ना फॉरेन में जाना पसंद है, घूमना पसंद है, तो वो बाहर जाके कर सकता है काम। तीसरा, उन्हें सीए में थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं सीए हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो सोचते हैं एसीसीए कर लेते हैं। इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता एसीसीए। नहीं, इंडिया में जॉब का ऑप्शन है, प्रैक्टिस का ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब, जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हम ऑडिट की बात करते हैं कि आप किसी की कंपनी के बुक्स को ऑडिट कर सकते हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, एसीसीए नहीं कर। हाँ, एसीसीए यूके में जाके रहे तो वहाँ की बुक्स जरूर ऑडिट कर देगा, पर क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है और बहुत सारी एमएनसीज इंडिया के अंदर हैं, तो यहाँ पर वो जॉब करता है एसीसीए। जॉब का स्कोप काफ़ी है एसीसीए का, तो जॉब सेक्टर के लिए अच्छा है। और
इसका जो पैटर्न है वो भी सीए के पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो एसीसीए थोड़ा हल्का पड़ता है, मतलब नॉलेज के हिसाब से भी और मेहनत के हिसाब से भी। सब्जेक्ट सेम है, जैसे बीकॉम में भी तो सेम ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बीकॉम में भी हम टैक्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, ऑडिट पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, पर बीकॉम का सिलेबस हल्का लगता है, आसान लगता है। ऐसे एसीसीए का सिलेबस थोड़ा आसान लगता है सीए के मुकाबले, और सिंगल सिंगल पेपर है, रिस्क कम लगता है। तो अगर हम बात करें डर थोड़ा कम हो और नॉलेज लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो सीए अच्छा कोर्स है। और हाँ, ऐसा भी करा जा सकता है कि सीए से स्टार्ट करे जर्नी, जहां तक सीए हो जाए वहां तक हो जाए, उसके बाद एसीसीए पे स्विच ओवर कर लो, क्योंकि एसीसीए कभी भी की जा सकती है। अगर सीए इंटर क्वालिफाई कोई कर लेता है तो 6-7 पेपर तो एसीसीए के वैसे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे उसके। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीसीए करता है तो 9 पेपर एग्जाम्प्ट हैं उसके, केवल लास्ट के 4 देने पड़ेंगे, क्योंकि सीए में जितना पड़ेगा उसके बाद एसीसीए बहुत आसान है, मतलब उसका सिलेबस हल्का है। तो रिस्क के हिसाब से रिस्क कुछ नहीं है। तो अगर एनर्जी है, ताकत है, तो सबसे पहले सीए को अटेम्प्ट करो, कोशिश करो वो क्लियर हो, क्योंकि नॉलेज बहुत है सीए में, बहुत डेप्थ है उस एंगल से। पर हाँ, कई लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, थोड़ा सा आराम से एमएनसी में काम करना, वो कहते हैं पंगे में नहीं पड़ते भाई, एसीसीए करते हैं, क्यों इतने आपको क्रश किया जाए, क्योंकि सीए को लेकर डर बहुत बैठाया गया है। एक और मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ आपके साथ। ऐसा बोलते हैं कि सीए में 1% रिजल्ट आता है, ऐसा है नहीं, एक नज़रिया है 1% रिजल्ट का। कैसे है 1% का? 100 बच्चे फाउंडेशन में बैठे, 30% रिजल्ट आया मान लो, तो 30 बच्चे पास हो गए फाउंडेशन में। यही 30 बच्चे बैठे इंटर में, मान के चलो 20% रिजल्ट आया, तो 30 में से 20% कितना हुआ? 6 बच्चे इंटर में पास हो गए। अब यही 6 बच्चे फिर फाइनल में बैठे, फिर 20% रिजल्ट आया, तो 1.2, मतलब तो बोला कि 100 बच्चे फाउंडेशन करने आए और 1 बच्चे ने फाइनल किया। ये एक नजरिया है देखने का। अब दूसरा नजरिया देख लो, सीए में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो फाउंडेशन में 70 बच्चे फेल हुए थे, क्या वो दोबारा अपीयर नहीं कर सकते? वो 70 बच्चे जब दोबारा अपीयर करेंगे तो उसमें से 30% रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब रीअपीयरेंस की वजह से 1% रिजल्ट कहना गलत है, क्योंकि हर लेवल पे नॉर्मली 15 से 25% रिजल्ट आता है। 15 से 25% चांस तो बहुत हाई हैं। अगर गवर्नमेंट की क्लर्क की भी जॉब की कोई अप्लाई करे ना, तो भी 15 से 25% नहीं होता, 1% होता है। तो पहली बात तो ये कैलकुलेशन समझ लो भाई, फाउंडेशन इंटर फाइनल में 15 से 25% के बीच में रिजल्ट की परसेंटेज अच्छी है। और दूसरा, सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हो, थर्ड दे सकते हो, फोर्थ दे सकते हो, कौन रोक रहा है तुम्हारे को देने से? हैं, ऐसा होता है। तो उस हिसाब से पहले 4 साल एनर्जी के वहीं लगाए जाएं, और उसके बाद अगर लगता है बीच में अटक गए तो किसी भी प्रोफेशनल डिग्री जो ग्लोबल है उस पर शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, ग्लोबल डिग्रियां कंपेरेटिवली आसान होती हैं, क्यों? क्योंकि ग्लोबली लोग पढ़ते कम हैं, इंडिया में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इंडिया से तो सारी डिग्रियां आसान होंगी। यूएस सीएमए के 2 ही पेपर होते हैं, आसानी से हो जाते हैं। सीएफए भी आसान है, ठीक है, सीपीए भी आसान है, सब आसान है, क्योंकि ग्लोबली इतनी पढ़ाई नहीं है जितनी इंडिया में है। इंडिया में मेहनती ज़्यादा होते हैं हम लोग। तो ये एक नज़रिया है देखने का कि ग्लोबल डिग्री को तो कभी भी पकड़ लेना, बाद में नॉलेज सीए से ले लो, जहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद स्विच ओवर किया और आगे ग्लोबल डिग्री की तरफ चले गए। बट एक नज़रिया है। ओके, तो ये इसका एसीसी का प्रोफेशनल लेवल हो गया जो हमने देखा। करियर के हिसाब से ये 5-6 ऑप्शंस हैं जो किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकता है, ऑडिटर बन सकता है, क्योंकि ऑडिटर तो बन ही सकता है वो ग्लोबली। टैक्स का काम, सब कुछ जो सीए वाला काम है वो एसीसी कर सकता है, ग्लोबली कर सकता है। सीए वाला भी ग्लोबली कर सकता है। बाय द वे, सीए वाला इंडिया के बाहर ऑडिट नहीं कर सकता, बस इंडिया में, तो इंडिया के बाहर वो काम कर सकता है जो एसीसी करता है। एसीसी इंडिया में ऑडिट नहीं कर सकता, सीए बाहर ऑडिट नहीं कर सकता।
हाँ, जॉब वाले में तो जो काम करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। जॉब तो कोई भी कहीं कर सकता है। वैसे पर्सनली अगर आप देखेंगे, इंडिया की सीए पूरे वर्ल्ड में भारी है नॉलेज के हिसाब से भी और डिग्री की वेटेज के हिसाब से भी, क्योंकि सबको पता है ना कितना कंटेंट कौन पढ़ के आ रहा है। उसके जब टॉपिक पढ़ाए जाते हैं ना कंटेंट, और उनको पता है अपने हमारे क्या पढ़ाए जा रहे हैं, तो जब कंपेयर करते तो सीए में ज़्यादा कंटेंट पढ़ाया जाता है और डेप्थ है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है। तो पर ऑप्शन है दोनों। तो ये हो गए करियर एज ए सीए। अब हम सीए कोर्स पे आते हैं, लास्ट कोर्स। ओके, सबसे पहली बात, इसकी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जैसे बाकी तीनों बॉडीज हैं। सीए इसकी बॉडी सबसे पुरानी बॉडी है, 1949 में सेटअप हुई थी, बाकी सब लोग बाद में सेटअप हुए। इसकी बॉडी 1 जुलाई 1949 को हुई थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा अप्लाई नहीं हुआ था तब तक। इसका मतलब इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये बॉडी और मेडिकल डॉक्टर्स बॉडी एक ही टाइम पे एक ही दिन फॉर्म हुई थी। तो सीए डे और डॉक्टर्स डे एक ही दिन मनाया जाता है, 1 जुलाई को। इसका मतलब इसकी बहुत हाई इंपॉर्टेंस है देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे मैटर्स देखता है, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट, ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ, मल्टीपल लॉज। अगर किसी के पास चॉइस हो और सारे प्रोफेशनल्स हों तो वो उसकी फर्स्ट चॉइस सीए की होगी, वो सीए को चुनेगा। मतलब मैं थंब रूल बोल रहा हूँ, क्योंकि उसे पता ही सबसे ज़्यादा मेहनत करके आया हुआ है कंपेरेटिवली। अब हम बोलेंगे कि इंजीनियर है, एक आईआईटी का इंजीनियर है और एक किसी और कॉलेज का इंजीनियर है, तो ऑब्वियसली लोग आईआईटी के इंजीनियर को तो चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही मेहनत ज़्यादा करके आया हुआ है। अब कोई बोलेगा आईआईएम का एमबीए है या एमडी यूनिवर्सिटी का एमबीए है, तो लोग ऑब्वियसली आईआईएम के एमबीए को चुनेंगे। इस तरह से सारी अकाउंटिंग बॉडीज़ में अगर कोई पहला कोई व्यक्ति चुना जाएगा तो उसको सीए को चुना जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है वो ज़्यादा मेहनत करके आया है, वो पता पड़ जाता है। तो सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है आईसीआई वर्ल्ड की। किस ऐसे लार्जेस्ट का मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स में हमारे जो सीए हैं टोटल इंडिया में आज तक 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुए हैं। जैसे हमने सीएस का देखा था वो करीब 75,000 थे, सीडब्ल्यूए देखा था वो 1 लाख थे। ग्लोबल डिग्री है एसीसीए तो भी 2.5 लाख मेंबर्स हैं, एसीसीए के 4 लाख मेंबर्स हैं, और हमारे करीब 10 लाख स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में भी सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, और टोटल दोनों को मिला के बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट स्टूडेंट्स और मेंबर्स को मिला दें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, ठीक है। ओके, अगेन 3 तरह से एग्जाम डिवाइडेड है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। जैसे बाकी सारे हैं वो भी 3 लेवल पे, हमारा भी 3 लेवल पे है। इसमें ना बहुत सिंपल है सिस्टम। सीए में ना सीए का स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। तीनों लेवल पे 3 बार एग्जाम है, जैसे किसी का 2 बार इंटर है, फाइनल है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा। फाउंडेशन भी 3 बार, इंटर भी 3 बार और फाइनल भी 3 बार। पहले 2 बार हुआ करता था, तो 3 बार है अब। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर कोई फेल हो जाए तो 2-3 महीने में एग्जाम दे सकता है वो। सेम पासिंग परसेंटेज 40% मिनिमम इन ईच पेपर और 50% एग्रीगेट। मोटा मोटा 4 साल लगते हैं करने में। सब कुछ मिला दे अगर सारा कोचिंग और आईसीआई की फीस मिला के 3-1 लाख रुपए पूरे कोर्स में खर्च होता है, और 2.5 लाख के आसपास वसूल हो जाता है आर्टिकलशिप से, क्योंकि आर्टिकलशिप भी है इसके अंदर 2 साल की। तो अगर कोई गुड़गांव में है और ठीक ठाक शहर में है तो आजकल आराम से 10,000 रुपये के आसपास उसे स्टाइपेंड मिल ही जाता है। तो 2.5-1 लाख रुपए तो वो कमा लेता है, 3 लाख खर्च करता है, मतलब 50,000 रुपये में कोर्स हो जाता है। और थोड़ी सी और बेहतर फर्म मिल गई तो 3 लाख ही कमा लेगा पूरा का पूरा, तो 0 कॉस्ट में हो जाएगा। तो ऐसा करके इसका है सिस्टम। 15 से 25% की ऑन एन एवरेज रिजल्ट आता है तीनों लेवल का, ठीक है। तो वो जो 1% कह के डराते हैं ना, वो उस कैलकुलेशन से डराते हैं। 15 से 25% तो बहुत अच्छा डिसेंट है, और जहाँ पे दोबारा भी अपेयर होने का चांस हो। ओके, अगर हम फाउंडेशन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, 400 नंबर का पेपर है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, पर वो उस सब में नेगेटिव मार्किंग है जहाँ एमसीक्यू बेस है 2 पेपर्स में।
तो अगर आप देखोगे अकाउंटिंग सब्जेक्टिव है, बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन दोनों में एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और सेम क्राइटेरिया 40% 50% का इसके अंदर आता है। अकाउंटिंग का सिलेबस देख लो, तुमने 11वीं 12वीं तो पढ़ाई है, तो जाने पहचाने टॉपिक्स ही हैं, कुछ अलग मिलेंगे हैं, हाँ, पर अब इनको एक नए नज़रिए से पढ़ोगे, तरीका अलग, क्योंकि आपको बता देता हूँ, जो 11वीं में अकाउंट पढ़ा था ना, वही सीए फाइनल में पढ़ने वाले हो, और वही अकाउंट जीवन में करने वाले हो, अलग नहीं है सब कुछ वही है, बस उसकी डेप्थ बढ़ती चली जाती है। हाँ, मैं बताता हूँ, सिविल सर्विस का जब जो एग्जाम देते ना ये इसका, उसका बेस है 10वीं की एनसीईआरटी। फाउंडेशन ना हर जगह काम आती है, बिल्डिंग 20 माले भी पहुंच जाए ना, फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। तो सीए में भी जो 11वीं में अकाउंट्स पढ़ लिया ना, जिंदगी भर वही काम आएगा। उसके बाद तो एड ऑन्स हैं, एडिड फीचर हैं, जैसे आदमी का नामकरण हो जाता है स्कूल में, आधार कार्ड बन जाए तो नाम बदलता नहीं है, उम्र कितनी हो जाए। ऐसे ही अकाउंटिंग तो वही रहेगी, बस उसके साथ कुछ कुछ चीजें ऐड होती चली जाती हैं, उसकी डेप्थ बढ़ती चली जाती है, फंडामेंटल्स वही रहते हैं, और वो हर चीज में है, फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। तो इसमें जो आप फाउंडेशन पढ़ोगे, इसका अप्रोच अलग होगा, थोड़ा सा डेप्थ होगी, थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में, मतलब ऐसे इंटर में जाओगे तो थोड़ा और थोड़ा अच्छा लगेगा, डेप्थ होगी। तो डेप्थ को एंजॉय करोगे, सब्जेक्ट की डेप्थ को एंजॉय करोगे, अगर पढ़ाई पसंद है तो, मतलब घबरा भी सकते हो डेप्थ से अगर पढ़ाई पसंद ना हो तो। नहीं तो डेप्थ को एंजॉय करोगे। अब तुमने मान लो एग्जाम्पल के लिए पढ़ा, डेप्रिसिएशन निकाला था कि भाई चलो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल दिया, फिर तुम्हें पता पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का मेथड आया कहाँ से था अगले लेवल पे। फिर तुम्हें पता पड़ेगा कोई एक कहानी है जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, वहाँ से निकला था ये मेथड। तुमने ये निकाला था कि जब तुम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हो तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस लेते हो, पर क्यों लेते हो ये पता पड़ेगा अगले लेवल पे जाके, तो तुम इंजॉय करोगे, अच्छा लॉजिक भी पता पड़ेगा। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम इंजॉय करोगे कि इसका सोर्स ये था। फाउंडेशन तो वही, हाँ। अब मान लो आपने पढ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करी, फिर आपने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करी, फिर कभी कंपनी की भी अकाउंटिंग भी तो करने का मौका मिलेगा, फिर कंपनी का मर्जर एक्विजिशन भी करने का मौका मिलेगा, एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो रही है, तो हो गया ना, एरिया बढ़ता चला गया, और लॉज भी आने लग गए उसके अंदर। भाई सबके पीछे कोई ना कोई तो लॉ काम कर रहा है ना, तो इंटीग्रेशन भी आ जाएगा उसके अंदर चीज़ों का, ऐसे और एक्ट भी आने लग जाएंगे अलग अलग। अब कंपनीज एक्ट आ जाएगा कहीं और, जब कंपनीज अकाउंटिंग करोगे ऐसा करके, तो ऐसे लॉज बढ़ते जाते हैं, ऐसे अकाउंटिंग बढ़ती जाती है। तो अगर आप एंजॉय करते हो तो बहुत नॉलेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 अगर हम बात करें तो इतने सारे लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे फाउंडेशन में, मतलब डराने के लिए नहीं है ये एंजॉय भी कर सकते हो, मतलब एक देखने का नज़रिया है, आपको पता पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे कौन कौन से अब जब लॉज होते हैं और हमारे जीवन पे कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पढ़ाई से डर भी सकते हो और पढ़ाई को एंजॉय भी कर सकते हो नज़रिए के हिसाब से, मतलब नॉलेज के हिसाब से लोगे तो एंजॉय करोगे। तो मल्टीपल लॉज आप पढ़ोगे तो सारा प्रैक्टिकल है पूरे सीए कोर्स में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो थ्योरेटिकल है, हर चीज़ कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही है। जब अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब आसान है। अब मान लो आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होती कहीं पे, मैथ्स के कुछ चीज़ें हम अप्लाई नहीं कर पाते जीवन में। सीए में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चल ना रहा हो, कहीं पे अप्लाई ना हो रहा हो, ये ब्यूटी है। मतलब अकाउंटिंग की, फाइनेंस की, टैक्सेशन की, सब लॉज की, सब अप्लाई होने वाले लॉज हैं। तो अगर आपको पसंद है और आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो तो
ये जॉयफुल लर्निंग होगी, बेस्ट दोगे अपना, ठीक है। जो सीएस का जितना भी हमारा कोर्स होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा सीए में, उसमें 11 12 की तो कॉमर्स आएगी। वो तो बेस है, फाउंडेशन है। वो तो बेसिक तो आएगी। जो सर हम लोग 9 10 में जो हम कुछ करना वो 9 10 में तो कुछ है नहीं ना, वो कुछ नहीं है। 9 10 की मेहनत की हुई काम आएगी। मतलब बेसिक नॉलेज तो आती है ना, जमा घटा तो सीखते हैं बहुत कुछ। अच्छा बाय द वे, पढ़ाई तो आपने फर्स्ट सेकंड में ABCD सीखी थी। वो काम वो तो, पर भूल जाते हैं हम, टॉपिक भूल जाते हैं। आप 11 सब भूल जाओगे। अब मेरे को 20 साल से ज़्यादा सीए के हो गए, मैं भूल गया क्या क्या मैंने पढ़ा था, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो काम आता है। हम 10th के 9th के कहाँ टॉपिक याद हैं, टॉपिक याद नहीं रहते, पर उसकी एसेंस याद काम आती है हमारे को। प्रैक्टिकल ना कम होता है, थ्योरी ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकल इज ऑलवेज लेस। ओके, तीसरा पेपर देख लो भाई, मैथ्स का। अगर किसी का मैथ्स में कोई इंटरेस्ट कम हो तो उसके लिए ये तो टॉपिक्स हैं मैथ्स वाले जो 40 नंबर के हैं। तो मैथ्स 3 पार्ट में स्प्लिट है। 40 मार्क्स का मैथ्स मतलब मल्टीपल टॉपिक, इसमें से कुछ टॉपिक्स 10th वाले भी हैं, कुछ 11th वाले भी हैं, कई सारे टॉपिक्स इजी भी हैं। तो मान के चलो 20 नंबर का तो आसान ही है इसके अंदर। याद आ रहा है कुछ, 10वीं में पढ़ा होगा कभी। तो उसके अलावा 40 में से का मैथ्स है, 20 का तो आसान है। अगला 20 है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग का मैथ्स से कोई ज़्यादा खारी कनेक्शन तो है नहीं, कोई भी इसको पढ़ लेता है, और इसमें मैथ्स में बहुत अच्छा होना जरूरी भी नहीं, तो ये भी किया जा सकता है। और अगला 40 नंबर है स्टैट्स का। तो मैथ्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 40 + 20 + 40, ठीक है। तो 60 + 20 80 नंबर का पेपर तो कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो जिसने 11 12 में मैथ्स नहीं भी लिया हुआ है या कमज़ोर है, वो भी आराम से फाउंडेशन कर सकता है। स्टैटिस्टिक्स का ये जो हमने भी स्क्रीन पे लगा रखा है, ये जो हमने क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स से इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, वो हमने माइक्रोइकोनॉमिक्स के साथ, ये मतलब उससे रिलेटेड है। स्टैटिस्टिक्स का कुछ कुछ हिस्सा कहीं कहीं पे फैला हुआ है, उसमें से कुछ हिस्सा ऑब्वियसली। इकोनॉमिक्स है ही स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स डेटा पे बात करती है। अब कुछ भी है, नंबर्स हैं इकोनॉमिक्स में, एक लेवल के बाद एक थ्योरी है, उसकी कोई लॉजिक है, उसके बाद वो नंबर है। वो नंबर को कैसे प्रेजेंट करोगे, स्टैट से प्रेजेंट होता है वो नंबर, तो स्टैट्स उसका हिस्सा है। 4th पेपर हमारा इकोनॉमिक्स का, सब जाने पहचाने टॉपिक्स होंगे, पर क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो इसके अंदर पैटर्न थोड़ा अलग हो जाएगा करने का, ठीक है। क्योंकि MCQ बेस को सॉल्व करना अलग होता है और डिस्क्रिप्टिव को अलग होता है। तो हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, सब्जेक्टिव पढ़ा है, तो अब MCQ को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका काफ़ी अभ्यास किया जाएगा क्लास के अंदर, पर स्कोरिंग है, अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें। ओके, ब्रीफ में सी एंटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 ग्रुप हैं इसके अंदर, 3-3 पेपर होते हैं दोनों ग्रुप में, 8 महीने की स्टडी पीरियड है। तो अगर मान लो सितंबर में एग्जाम देते हो इस बार, तो अगले सितंबर में इंटर ड्यू हो जाएगा। और अगर आपने देखा होगा CMA में 4-4 पेपर थे, इसमें 3-3 पेपर हैं। अकाउंटिंग, टैक्स, लॉस ग्रुप 1 में, कॉस्टिंग, FM और ऑडिट। तो यही सारे पेपर्स ही फाइनल में हैं, जो इंटर में पेपर हैं वही फाइनल में है। तो इंटर जो है एक फाउंडेशन का काम करता है फाइनल के लिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। इसी तरह से है सब कुछ। हाँ, एक काम और होता है, इंटर और फाइनल के बीच में 2 साल की आर्टिकलशिप होती है और ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं। ICI खुद कराता है सॉफ्ट स्किल्स की और IT की ट्रेनिंग्स। तो ये करने के बाद CA फाइनल का एग्ज़ाम होता है। 4 पेपर आपको ऑनलाइन भी करने पड़ते हैं, सेल्फ स्टडी से ऑनलाइन या पेयर होते हैं। और अगेन जब पेपर देने जाओगे एग्ज़ाम, तो 3-3 पेपर देने पड़ते हैं बैठ के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। कुल मिला के 4 साल की ड्यूरेशन है। अगला FAQs ले लेते हैं थोड़े से, कि भाई अगर CA करनी है तो कॉलेज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइडियली नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस से BCom करनी चाहिए, और साथ साथ जो है CA पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये पॉइंट क्लियर होगा। हाँ बताओ।
क्यों करोगे कोई और? कॉमर्स के स्टूडेंट तो बीकॉम ही करने करोगे भाई, बीए क्यों करोगे और बीएससी क्यों करोगे? क्योंकि सब्जेक्ट्स भी और बीबीए भी क्यों करोगे, है ना? बीकॉम ही करोगे क्योंकि उसमें भी टैक्स पढ़ोगे, उसमें भी कॉस्टिंग, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो इसलिए बीकॉम ही सूट करेगी उसके साथ। मिसमैच नहीं होगा ना। हाँ ये अलग बात है, ऑनर्स करो या पास करो वो आपकी अलग मर्जी है। मतलब हम लोग तो बोलते हैं पास ही करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो प्रोफेशनल डिग्री, तो ऑनर्स ही करके क्या करोगे? जिसको प्रोफेशनल डिग्री नहीं करनी है वो ऑनर्स ले, बीकॉम ऑनर्स, अदरवाइज पास करो। पर फिर भी कईयों का मन होता है नहीं मैं तो ऑनर्स ही करूँगा, तो ऑनर्स कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में जितना है पढ़ाई है उससे ज़्यादा ही सीए में पढ़ने वाले हो। ओके, मैथ्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, मैंने आपको बताया 100 नंबर का आता है फाउंडेशन में, उसके बाद कभी भी नहीं आता, और उसमें से भी 80 नंबर का ऐसा है जो किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टडी है सीए की, जो पढ़ोगे वो जीवन में होता हुआ देखोगे। तो अकेले में अंधेरे कमरे में नहीं रहना है, बाहर निकल के दुनिया में देखना भी है कि जो पढ़ रहे हो वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए सीए इंस्टीट्यूट ने 2 साल की ट्रेनिंग भी बीच में डाल दी है फाइनल से पहले, ताकि आप जब सीए बनो तो आपको जो आपने पढ़ाया है वो आपने ट्राई भी करके देख लिया कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग और एप्लीकेशन बेस है। वर्क लाइफ बैलेंस और स्टडी मैनेजमेंट करने के लिए बेस्ट तरीका है 4 घंटे क्लासरूम, 4 घंटे घर, 25 दिन महीने में पढ़ाई करो 4 साल तक। ठीक है, इतना ही करना है। मतलब आप मूवी देखने जाओ, आप इंस्टाग्राम चलाओ, आप पार्टीज अटेंड करो, सब कर सकते हो, बट बैलेंस में करना है। ऐसे नहीं कि 4 दिन गायब ही हो गए हो पढ़ाई, तो पढ़ाई को गायब नहीं करना है अपने जीवन से। जैसे हमारे जीवन में रोज़ खाना गायब नहीं होता, अपने आप याद आ जाता 3-4 घंटे बाद, ऐसे ही 3-4 घंटे कहीं घूम भी लिए तो वापस आ जाओ कि भाई हो गया आज का। तो पढ़ाई को डे टू डे लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, तो फिर सीए में दिक्कत नहीं आती है। हाँ, पढ़ाई कोई और याद दिला रहा है भाई साहब कहाँ हो तो फिर दिक्कत है। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट का करियर बहुत वाइड वैरायटी है, कुछ भी कर सकते हो। अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो, इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, और अपना काम भी कर सकते हो। इंडस्ट्री मतलब जॉब करना किसी भी कंपनी में। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं बहुत सारी, सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, जहाँ पे भी अकाउंटिंग होता है वहाँ पे सीए का काम है। तो हर कंपनी में अकाउंटिंग होती है, फाइनेंस होता है, टैक्सेशन होता है, तो कहीं भी जॉब कर सकते हो, छोटी इसमें भी कर सकते हो, बड़ी में भी कर सकते हो। हाँ, एक बात बता देता हूँ, एसीसीए छोटी कंपनी में काम नहीं कर सकता सीए कर सकता है छोटी कंपनी में काम, एसीसीए तो बड़ी कंपनी में करेगा काम, क्योंकि वो बनाई बड़ी कंपनी में काम करने के लिए है। जैसे कुछ सामान घर में आता है वो रिश्तेदारों के लिए आता है बस कुछ प्लेट्स कप्स होते हैं ना, रिश्तेदार आते हैं तभी खुलते हैं, रूटीन में नहीं खुलते। तो क्योंकि एसीसीए की ग्लोबल डिग्री है, जो छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी तक का सारा काम सीए ही कर सकता है, एसीसीए नहीं कर सकता, क्योंकि एसीसीए ने इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा होता कि वो छोटी कंपनी भी संभाल सके, उसी ने कर रखा होता है, क्योंकि छोटी छोटी फर्म होती हैं। एसीसीए केवल जो है बड़ी एमएनसी में, क्योंकि उसका कारण क्या है, एमएनसी में क्या होता है, ग्लोबल अकाउंटिंग हो गई ना। एक कंपनी है जो एमएनसी है, अब उसका दुबई में भी बिजनेस है, इंडिया में बिजनेस है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो गई, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गई, तो इसके लिए एसीसीए फिट हो जाएगा। पर अगर हरियाणा की और यूपी की ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो कहेंगे भाई ग्लोबल आदमी का कोई काम नहीं है इसमें, यहाँ तो लोकल वाले से करवा लो ये काम ठीक है। तो आईएफआरएस पड़ता है उसके अंदर, है ना, उसका रोल है। ग्लोबल अकाउंटिंग में आईएफआरएस का रोल है, इंडियन अकाउंटिंग में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रोल है। ओके, कंपैरिजन कर लेते हैं छोटा सा। सीए का काम रोल डिफाइंड हो गया। जो सीए का रोल है
CS का बिल्कुल अलग है उससे, ठीक है, क्योंकि वो लॉस ड्रिवन है। CMA का थोड़ा सा अलग है CA से, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग आ जाती है और बजटिंग आ जाती है और डेटा एनालिटिक्स का इस तरह के काम ज़्यादा करता है। तो CMA आधा समझ लो, आधा काम करता है CA वाला। ACCA बिल्कुल वही काम करता है जो CA करता है, पर वो ग्लोबल एंगल से करता है और CA इंडियन एंगल से भी करता है। पर मोर और लेस CA का और ACCA का प्रोफाइल सेम है, सिमिलर काम है। अब सीक्रेट्स कर लें थोड़े से। पढ़ाई जैसे मैंने बोला 4 घंटे कोचिंग, 4 घंटे घर पे पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, रिवीजन करनी है। सीक्रेट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बनाते और रिवीजन नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता। कोई दुनिया का टीचर आपको पास नहीं करा पाएगा, आप खुद भी नहीं करा पाओगे। तो जो हम डेली पढ़ते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसी को रिवाइज करते रहें, तो हमारे को एग्जाम टाइम में स्ट्रेस नहीं होगा। फ्रेंड्स बनाएं, स्टडी फ्रेंड्स। एंटरटेनमेंट फ्रेंड तो हैं, होते ही हैं हमारे, पर स्टडी फ्रेंड बनाना है। मतलब जो आपके साथ पढ़ रहा है, बच्चा तेज हो तो भी अच्छा है, बच्चा कमज़ोर हो तो भी अच्छा है। तेज होगा तो वो तुम्हें पढ़ाएगा, कमज़ोर होगा तो तुम उसे पढ़ा देना। फ़ायदा दोनों का है, क्योंकि एक पढ़ाता है तो वो टीचर बन जाता है, उसका रिवाइज हो जाता है। जो पढ़ता है उसे दोबारा समझ में आता है। तो आज आप एक टॉपिक उसे सिखाते हो, कल दूसरा टॉपिक वो आपको सिखाता है। तो स्टडी में बड़ी का बहुत बड़ा रोल है। तो उससे लाइफ बहुत आसान रह जाती है, क्योंकि बड़ी हमेशा अवेलेबल होता है एग्जाम के आखिरी दिन तक। बड़ी आपके साथ एग्जाम देने भी जा रहा होता है। तो इसलिए जो है स्टडी बड़ी इज़ ए गुड कॉन्सेप्ट। तो आप उसे मोटिवेट करते हो, वो आपको मोटिवेट करता है। वो बोलता है मैं 5 बजे सुबह उठ गया था, अगले दिन आप भी उठ जाते हो उसके चक्कर में। तो उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बना लो। और हम कोशिश करते हैं क्लास में भाई 1-2 लोग तो पकड़ लो, उसके साथ बैठो, उसके साथ पढ़ो, घर में जाके भी बात करो, ठीक है। इट हेल्प्स, लाइफ आसान हो जाती है। सेल्फ स्टडी का तो बहुत बड़ा रोल है। क्यों है? क्योंकि सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, जीवन भर करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। नए नए एंगल से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई पसंद की जा सकती है, क्योंकि हमारे को ना डराया गया है पढ़ाई को लेके। पढ़ाई डरने की चीज़ नहीं है, पसंद करने की चीज़ है। अगर आप उसको इंटरेस्ट लेते हो, प्रैक्टिकल रिलेट करते हो, तो एंजॉय करोगे आप। बर्डन से कब तक खींचोगे गाड़ी? बर्डन से गाड़ी कहाँ खींचती है? तो 2-3-4 साल की जर्नी है, स्टडीज़ को एंजॉय किया जा सकता है। एंजॉय तब किया जा सकता है जब आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर कोई हमारे को बोले कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे कल, सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, तो उठ जाएगा आदमी, क्योंकि उसे लगता है 1 करोड़ रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहे कहाँ जाना है, वहीं चला जाता हूँ। पर हमें ऐसा नहीं लगता कि पढ़ाई से भी 1 करोड़ मिल सकते हैं। हमें बर्डन इसलिए लगती है क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाते पढ़ाई से हमारे को कितनी बड़ी फ्रीडम क्रिएट होने वाली है, जीवन भर हमारी लाइफ आसान होगी। भैया आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो? नॉलेज पे इन्वेस्ट कर रहे हो और डिग्री पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो नॉलेज होगी, डिग्री होगी, तो पैसे नहीं कमाओगे। अगर नॉलेज भी हटा दो, डिग्री भी हटा दो, तो देख लेना कितने कमाओगे। और मल्टीप्लाई बाय जो है 30-35 साल के करियर से मल्टीप्लाई कर दो। एक बीकॉम ग्रेजुएट कितने कमाएगा, एक प्रोफेशनल कितने कमाएगा, उसकी हर महीने की एक अंदाजा लगा लो आज की डेट में ही कि कितना गैप होगा नौकरी की सैलरी का। 12 हर महीने का निकाल लो और 12 से मल्टीप्लाई करो और 35 साल से मल्टीप्लाई करो। तो ये कीमत है, वो मोटिवेट करेगा ना आपको पढ़ने के लिए, नहीं? तो इसलिए सेल्फ स्टडी कोई भी चीज़ के लिए ड्राइव होना चाहिए। दूसरी बात, डिग्री हमारे को फ्रीडम देती है कुछ बहुत सारी चीज़ें करने की। डिग्री नहीं होती है तो हमारे को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसलिए तो लोग पढ़ाई करते हैं, लंबे समय में पता पड़ता है। तो पढ़ाई का मतलब मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ, डिग्री प्लस नॉलेज। डिग्री है, नॉलेज नहीं है तो भी दिक्कत है, नॉलेज है, डिग्री नहीं है तो भी दिक्कत है, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एग्जाम डेज आराम से मैनेज हो जाएंगे, ऊपर के 4 पॉइंट मैनेज कर लो, सिंपल सीक्रेट्स हैं भाई। 4 घंटे घर में पढ़ना मुश्किल तो नहीं है डेली,
और 30 दिन भी नहीं, महीने में 25 दिन, 4-5 दिन का ब्रेक ले लो। शॉर्ट नोट्स बनाना मुश्किल है, आज आपने 2 घंटे कुछ पढ़ाई किया है, उसके आप शॉर्ट नोट बनाने में क्या दिक्कत है? हाँ, उसके 1 हफ्ते बाद बनाने जाओगे तो बहुत दिक्कत है, पर सेम डे ही तो बनेंगे वो। अच्छा, सेम डे बन जाएंगे, वही एग्जाम तक काम आएंगे। तो टीचर्स पढ़ाएंगे, बताएंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, पहले भी बताया गया होगा, हमारे वाले टीचर्स ही बताएंगे, ठीक है, फॉलो कर लेना उनको, ठीक है, लाइफ आसान हो जाएगी, एग्जाम तक दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस इतना रह जाएगा शॉर्ट नोट से। ओके, अब हम थोड़ा अपने बारे में बता देते हैं, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो ले लेंगे। देखो, हम लोग 2007 से इस प्रोफेशन में, एनवायरनमेंट पॉजिटिव मिलेगा, स्टडी ओरिएंटेड मिलेगा, मोटिवेटिंग मिलेगा, सारे अच्छे फैकल्टीज़ मिलेंगे जो भी कोर्सेज करोगे, और टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस ये ज़रूरी हैं। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, टेस्ट जब तक नहीं दोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और अलाइनमेंट नहीं आएगी। तो टेस्ट का मतलब पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, तो इसका मतलब आप रेडी हो रहे हो। बिना टेस्ट के कितना ही पढ़ लोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर किसी वजह से क्लास में नहीं आ पाते तो रिकॉर्डेड बैकअप क्लासेस भी हम लोग देते हैं, आसान होता है, क्योंकि कई बार ऐसा ही समय चल रहा है, कभी क्लासेस कुछ हो जाए, ये हो जाए, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत काम आती हैं। वैल्यू एडिड सर्विसेज, करियर एडवाइजरी करते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं, बहुत सारी बातें बताते रहते हैं, जिससे कि आपका लगातार पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बना रहे, उसके भी बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं क्लासेस में। और घुमाने फिराने में ले जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट पिकनिक भी ले जाते हैं, लॉन्ग पिकनिक ले जाते हैं, शॉर्ट ले जाते हैं, स्मॉल आउटिंग्स भी करा देते हैं, कुछ कराते रहते हैं, ताकि बच्चों को, क्योंकि जब आप मुश्किल कोर्स में हो, अच्छे कोर्स में हो, तो वर्क मतलब स्टडी वर्क बैलेंस बनाने के लिए तो वो सब भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, ले जाते हैं। कुछ चीज़ें और भी देते हैं हम लोग, करियर एडवाइजरी करते रहते हैं, जैसे इस तरह के सेशन हम प्लान करते रहते हैं, वो सब के लिए ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल स्किल्स सिखाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, हमारा एक 7 लाइफ स्किल्स प्रोग्राम है, एक 7 बिजनेस स्किल्स प्रोग्राम है, ऐसे ही 7 टेक्निकल स्किल्स प्रोग्राम है, तो वो हम लोग कराते हैं अलग से, जिसको भी करना हो, मतलब जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं भी कर रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं, हेल्प करता है। और अलग अलग स्टेज पे जीवन की आपको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जॉब्स लगवाने का, वो हम असेस करते हैं। किसी को प्रोफेशनल, जब आप कोई डिग्री ले लेते हो तो उसको उन लोगों से भी कनेक्ट कराने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग डिग्री होल्डर्स हैं। और बिज़नेस करना हो तो बिज़नेस का प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास, जिसमें सब लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी, ये आपको अभी काम नहीं आएंगे पर कई साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। CA फाउंडेशन की जो क्लासेस, फेस टू फेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, तीनों मोड में दे रहे हैं हम लोग। कोई सा भी मोड, ऑप्शन 1, 2, 3 चूज़ करा जा सकता है, कॉम्बिनेशन भी लिया जा सकता है, क्योंकि आपस में मतलब फेस टू फेस है तो मेजॉरिटी फेस टू फेस है, सपोर्टेड बाय लाइव एंड रिकॉर्डेड। ऐसे ही जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, इधर उधर हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, अलग अलग समय पे ज्वाइन करते हैं, तो वो लोग आ नहीं पाते, उनके लिए लाइव क्लासेस मेजर मॉडल है, सपोर्ट में उनको डाउट सेशंस लेने हो तो फेस टू फेस में अलाउड हैं। ऐसे ही मल्टीपल मॉडल्स हैं। और अभी जो बैच स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल को हो रहा है, 9 से लेके 1 बजे तक है, 4 घंटे की क्लास लगेगी, मंडे टू सैटरडे। 2 घंटे एक सब्जेक्ट है, 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट है, तो ऐसे चलेगा 4 महीने तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, डाउट्स के लिए, और सितंबर में पेपर होंगे, ठीक है। ये हमारे अभी फैकल्टीज़ हैं जो CA फाउंडेशन में पढ़ाएंगे, और रिच एक्सपीरियंस से काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, अच्छे फैकल्टीज़ हैं। एनवायरनमेंट पॉजिटिव मैंने बता ही दिया था। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, साइट पे जाया जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है हमारी टीम से। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपका ले लूँगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है अभी किसी?